हेलो दोस्तों, मैं सुहन त्रिवेदी और आज हम आपके लिए लेके आए हैं सेकेंड शिफ्ट सेकेंड फेज एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को, जो कि 25/1/2021 को हुआ था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमें विभिन्न सूत्रों से प्राप्त हुए हैं और जो है एकदम जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, यानी कि एकदम सत्य क्वेश्चन हैं। और इनको मैंने बहुत सारे स्रोत से मिलाया और उसके बाद कन्फर्म होने के बाद ही मैं आपके पास लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे तेज़ मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? तो यहाँ पर सबसे तेज़ मारक क्षमता वाली मिसाइल दी गई है आपकी ब्रह्मोस मिसाइल। कौन सी मिसाइल है? ब्रह्मोस मिसाइल। ठीक है, तो ये सबसे तेज़ मारक क्षमता वाली इंडियन मिसाइल है, यानी भारत की सबसे तेज़ मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल। ये भी आया था आपके सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में भारत आया था इब्न बतूता? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही इसे चीन भेजा था जासूस बनाकर। ठीक है, कि कहाँ भेजा था? चीन। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपका है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो देखिए, ये नमक सत्याग्रह आपका 1930 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है, जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की थी और दांडी यात्रा करने के पश्चात उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था, वहीं से इस सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये क्या है? नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये शुरू किया गया था 1930 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन है, न्यायपालिका की विशेषता क्या है? ठीक है, यहाँ पर दिया गया था न्यायपालिका की विशेषता क्या है। तो न्यायपालिका की विशेषता है कि ये पूर्णतया स्वतंत्र होती है। ठीक है, अपने अधिकार क्षेत्र में ये पूर्णतया स्वतंत्र होती है। तो न्यायपालिका की विशेषता है पूर्णतया स्वतंत्र। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया गया था, तो ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा पूर्णतया स्वतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से संबंधित एक प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हम सभी जानते हैं, युवाओं में कौशल विकास के लिए ये योजना शुरू की गई थी, यानी कि उनके अंदर कोई भी स्किल है तो उस स्किल को कैसे डेवलपमेंट किया जाए और जिससे कि वो रोज़गार प्राप्त कर सकें, इसी को प्रधानमंत्री मंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से लागू किया गया था, ताकि युवाओं में कौशल विकास किया जा सके, यानी कि उनमें जो कौशल है उसका विकसित किया जा सके ताकि वो रोज़गार प्राप्त कर सके। ठीक है ने दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वस्थ भारत योजना से संबंधित तथ्य कौन सा सही है? तो यहाँ पर मुझे क्लियर जो है ऑप्शन तो नहीं मिल पाए, लेकिन स्वस्थ भारत योजना का संबंध मुख्यतः शौचालय निर्माण से है। ठीक है, इसके अनुसार जो है भारत में शौचालय निर्माण किया जाना था और पूर्ण भारत को स्वच्छ बनाना था। ठीक है, तो स्वच्छ भारत योजना से संबंधित क्या है? शौचालय निर्माण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान में संशोधन से। ठीक है, तो 368 के अंतर्गत ही संविधान में हम कोई भी संशोधन कर सकते हैं। किस में कर सकते हैं? संविधान में। ठीक है, तो संविधान में संशोधन किसके अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो संविधान में संशोधन 368 के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से यूएन यानी यूनाइटेड स्टेट्स की स्थायी सदस्य कौन है? तो जो भी ऑप्शन दिया गया होगा उसी के हिसाब से आपका रहा होगा, लेकिन फिलहाल मैंने पाँचों दे दिए हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में जो सुरक्षा परिषद होती है उसमें जो है 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आपके 15 सदस्य में 5 जो होते हैं स्थायी होते हैं और बाकी जो आपके 10 होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, तो इन जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें 5 स्थायी सदस्यों में हमारा रूस आता है। ठीक है, पहला रूस आता है, दूसरा अमेरिका आता है, इंग्लैंड, चीन और फ्रांस। ये 5 देश स्थायी सदस्य हैं जो कभी भी चेंज नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो यूएन के स्थायी सदस्य कौन है? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और फ्रांस। ठीक है दोस्तों, तो रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, चीन और फ्रांस, ये यूएन के 5 स्थायी सदस्य होते हैं। बाकी 10 सदस्य क्या होते हैं? 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, और इसमें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी? स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज। तो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओजोन परत से संबंधित एक प्रश्न था, तो अब इसमें क्या था, ये ऑप्शन के माध्यम से ही पता चल सकता है, तो ये ऑप्शन बेस्ड था। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन क्लियर नहीं है, इसलिए इसको हम क्लियर आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि ओजोन परत से संबंधित एक क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आवर्त सारणी किसने दी थी, तो वो दी थी मेंडलीफ ने। किसने दी थी? मेंडलीफ ने। चूँकि इनकी आवर्त सारणी जो है बहुत कारगर नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसकी मूल धारणा किसने प्रस्तुत की थी? मेंडलीफ ने। ठीक है, उसके बाद जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किसने दी है? मोजले ने दी है। किसने दी है दोस्तों? वो दी है आपके मोजले ने। ठीक है, तो मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी है, लेकिन आवर्त सारणी सर्वप्रथम किसने मूल धारणा प्रस्तुत की, तो वो प्रस्तुत की है मेंडलीफ ने। ठीक है, इसके पहले भी आवर्त सारणियाँ के बारे में आवर्त सारणियों के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है आवर्त सारणी बनानी चाहिए, लेकिन वो सही ढंग से बना नहीं पाए थे। जो सबसे पहले मान्य आवर्त सारणी हुई वो किसने दी थी? मेंडलीफ ने। ठीक है, तो आवर्त सारणी किसने दी? मेंडलीफ ने। ठीक है, आंसर के हिसाब से यही होगा। अब यहाँ पर लिखा गया है कि निम्न में से सीपीयू का प्रमुख भाग नहीं है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहा होगा ऑप्शन बेस पर किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एएलयू जो दिया गया है ये एएलयू सीपीयू का प्रमुख भाग होता है। ठीक है, एएलयू सीपीयू का क्या होता है? प्रमुख भाग होता है। और यहाँ पर नहीं है तो नहीं ऑप्शन बेस होगा, जो ऑप्शन का आपका ऑप्शन होगा उसी ऑप्शन के हिसाब से आप लिख सकते हैं, लेकिन एएलयू क्या है? इसका प्रमुख भाग होता है। सीपीयू का प्रमुख क्या होता है? एएलयू होता है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है, तो दोस्तों माइक्रोचिप सिलिकॉन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। ठीक है, तो माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। माइक्रोचिप किससे बनाई जाती है? सिलिकॉन से बनाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है या किस खिलाड़ी को दिया जाता है, तो देखिए अर्जुन पुरस्कार किसी भी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? जिन्होंने किसी खेल में उत्कृष्ट योगदान किया हो या उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है या किसे दिया जाता है? उत्कृष्ट खिलाड़ियों को। ठीक है, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो वो दिया जाता है हमारे कोच को। जो किसी भी खेल के कोच होते हैं और उन्होंने किसी भी खेल के लिए कुछ विशिष्ट किया है, तो उन प्रतिभाशाली कोचों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य कौन थे? ये पांडवों के और कौरवों के गुरु थे। ठीक है, तो किसी गुरु को दिया जाता है, किसी कोच को दिया जाता है जिन्होंने कुछ बहुत ही अच्छा कार्य किया हो या अपने खिलाड़ियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन में बहुत अहम भूमिका निभाई हो। तो ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? द्रोणाचार्य पुरस्कार संबंधित है प्रतिभाशाली कोच से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन होता है, तो देखिए वो होता है एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। महिलाओं में सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? होता है एस्ट्रोजन। ठीक है, इसी प्रकार से पुरुषों में भी पाया जाता है, उसको कहते हैं टेस्टोजन। ठीक है, टेस्टोजन, वो टेस्टोजन होता है, और महिलाओं में क्या होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये क्वेश्चन भी आया था आपका, तो इसको भी देख लीजिएगा, हार्मोन संबंधित देख लीजिएगा, बायो से है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की कटाई के समय उसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है मीथेन गैस। कौन सी गैस निकलती है? धान की कटाई के समय मीथेन गैस निकलती है। इसको मार्स गैस भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मार्स गैस। धान की कटाई के समय मीथेन गैस निकलती है, इसको मार्स गैस भी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? CH4। धान की कटाई होती है तो उस समय कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस, जिसको मार्स गैस भी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है CH4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आया था, तो इसको भी आप देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एमएसपी के अंतर्गत कितने फसलें आती है, तो ये आती है कुल 23 फसलें। कितनी फसलें आती हैं? 23 फसलें। एमएसपी के अंतर्गत कुल 23 फसलें आती हैं, जिनमें 4 कमर्शियल फसलें होती हैं, 5 दलहन फसलें होती हैं, 7 अनाज एवं 7 तिलहन फसलें होती हैं। ठीक है, तो एमएसपी के अंतर्गत कितने फसलें आती हैं, तो एमएसपी के अंतर्गत 23 फसलें आती हैं, जिसमें 5 कमर्शियल, 5 दलहन, 7 अनाज, 7 तिलहन। ठीक है, तो कुल एमएसपी के अंतर्गत कितनी फसलें हैं? 23 फसलें हैं। ठीक है, तो एमएसपी के अंतर्गत 23 फसलें आती हैं, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक दर किसे कहते हैं, तो बैंक दर वह दर है जिसमें आरबीआई बैंकों को पैसे देती है और उस दिए जाने वाले पैसे पर ब्याज लेती है। ठीक है, तो आरबीआई बैंकों को दिए गए कर्ज पर जिस दर से ब्याज लेती है उसी को
बैंक दर कहते हैं। ठीक है, आरबीआई बैंकों को दिए गए पैसे पर जिस दर से ब्याज लेती है उसी को क्या कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अभी हमें हमारे पास इतने ही क्वेश्चन जो है उपलब्ध हो पाए हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट के तो हम आपको इतने क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं। देखते हैं अगर अन्य क्वेश्चन भी मिलेंगे तो हम अन्य वीडियो में आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों एनटीपीसी के किसी भी शिफ्ट में आने वाले क्वेश्चंस तथा उनके संबंध में जानकारी तथा किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, इस सभी चीज़ों के संबंध में जानकारी के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इसको अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।